नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किस्सा कुर्सी का में। सबसे पहले रुख कर लेते हैं 10 राजनीतिक बड़ी खबरों का। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय सीट पर जीत दर्ज की। हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार भवानी पठानिया ने 5,789 मतों से जीत हासिल की। हरियाणा के ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। चौटाला ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग की। चुनाव से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे एक्टिव हैं। आज योगी ने यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास हुए इंजीनियरिंग के छात्रों को बधाई दी। सीएम ने 33 इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र बांटा। योगी ने कहा कि यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास हुए इंजीनियर्स का चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुआ। 46 इंजीनियर्स में से 33 को नियुक्ति पत्र दिया गया। बाकी की प्रक्रिया जारी है। किसी भी कैंडिडेट को किसी भी स्तर पर सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। लखनऊ में नियुक्ति पत्र देने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने पिछले 4.5 साल में प्रदेश में करीब 4.5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही है। सीएम ने कहा कि नियुक्तियों में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सरकार ने पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से भर्तियां की हैं। पंजाब और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति जारी है। पंजाब के सीएम चन्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत से देहरादून में मुलाकात की। और 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया है। पश्चिम बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। मंडी की 1 लोकसभा सीट समेत तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। मंडी की संसदीय सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने चुनाव जीत लिया है। हरियाणा के ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर आईएनएलडी के अभय चौटाला ने जीत दर्ज की है। तो कुल 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, वोट डाले गए थे और आज नतीजे सामने आए हैं, जिसमें हिमाचल और बंगाल से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और ये मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी को हार झेलनी पड़ी है। कांग्रेस की जीत का सेलिब्रेशन करते हुए, खुशी मनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देश की 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। मंडी संसदीय सीट से प्रतिभा सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया था और इस उपचुनाव में जीत हासिल की है प्रतिभा सिंह ने। और ये तस्वीरें आप हरियाणा से देख रहे हैं, जहां अभय चौटाला की जीत के बाद उनके बेटे करण और अर्जुन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद फिर से चुनाव में आश्वस्त दिखाई दे रहे थे अभय चौटाला की उनकी जीत होगी। जीत के बाद इनेलो के कार्यकर्ता यहां जश्न मनाते हुए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हरियाणा की एकमात्र विधानसभा सीट थी जिसके उपचुनाव हुआ था और उसमें इंडियन नेशनल लोकदल को जीत हासिल हुई। और वहीं बंगाल में चारों सीट जीतने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जीत की खुशी जताई है। ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जनता से नफरत की राजनीति को जनता ने नकार दिया और विकास की राजनीति का समर्थन किया है। 4 सीटें पश्चिम बंगाल की, चारों में ममता बनर्जी की पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, जिसके बाद उन्होंने इस ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है।
तो वहीं मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि हिमाचल की मंडी संसदीय सीट पर प्रतिभा सिंह जीती हैं। एकमात्र सीट थी हिमाचल की संसदीय सीट जिस पर चुनाव हुआ था और इस चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बीजेपी के ब्रिगेडियर कुशाल चंद ठाकुर को प्रतिभा सिंह ने हरा दिया है। हालांकि उनके चुनाव प्रचार बहुत जोर शोर से किया गया था। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके प्रचार में लगातार जुटे हुए थे, लेकिन जीत मिली है वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को। पिछले दिनों वीरभद्र सिंह का निधन हो गया था और ये माना जा रहा है कि उसके बाद उनकी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा गया और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा जिसका फायदा प्रतिभा सिंह को मिला और इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। और वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटें जीत ली हैं। हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से बात की है हमारे सहयोगी सुमित दुबे ने। इसके रिजल्ट आ चुके हैं। हमारे साथ राजीव शुक्ला हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हिमाचल की बात, आप इंचार्ज हैं हिमाचल के। एक तरीके से कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है, जबकि नॉर्मली देखा जाता है बाई इलेक्शंस में जो सत्ताधारी पार्टी होती है वही जीत हासिल करती है। क्या इसकी बड़ी वजह रही? नहीं, आपका विश्लेषण एकदम सही है कि अमूमन मतलब ज्यादातर यही होता है कि सत्तारूढ़ दल उपचुनाव ले जाती है और इसमें कई राज्यों में बंगाल वगैरह सब जगह लिया, लेकिन ये हिमाचल ने कमाल करके दिखाया। हिमाचल की जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया और लोकसभा में भी और विधानसभा में। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के खिलाफ वोट भी है और राज्य सरकार के खिलाफ भी वोट है। ये एक बहुत बड़ा संकेत बीजेपी को है और आगे आने वाली राजनीति के लिए कि जो है लोग अब बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। हिमाचल का चुनाव जो है उसने बहुत बड़ा संकेत दिया। एक जगह भाजपा की जमानत जब्त करा दी। आपको ज्यादा वक्त नहीं हुआ इंचार्ज बने हुए, जब आपको इंचार्ज बनाया गया और आप वहां गए तो आपको क्या एहसास था इस बात का कि इस तरीके के थंपिंग रिजल्ट आएंगे? बिल्कुल नहीं था उस समय एहसास, लेकिन उसके बाद जो एकता, सारे कांग्रेस नेताओं की एकता हुई, सबने मिलजुल के एक साथ सबके लिए काम किया और जो भी संसाधन थे उनकी व्यवस्था के कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ सबकी सहमति से। इन सब की वजह से लोगों में और जनता के बीच में लगातार जो आंदोलन हुआ उसका असर पड़ा। बाई इलेक्शंस में थोड़े थोड़े अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, जैसे राजस्थान में 2 सीट्स आपने जीती हैं, कर्नाटक में भी सीट जीती। क्या आपको लगता है कि जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है लगातार, चाहे महंगाई के हों या फिर बेरोजगारी के हों, करप्शन के हों, क्या वो अब जनता पर असर हो रहा है उन मुद्दों का? निश्चित रूप से उनका असर हो रहा, जनता पे निश्चित रूप से उसका असर हो रहा है और लोग परेशान है, लोग त्रस्त है महंगाई से, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से, गैस के दाम बढ़ने से, आम खाने के सामान के दाम बढ़ने से लोग परेशान है और लोग बेरोजगारी से परेशान है, लोग अन्य समस्याओं से परेशान है, इसलिए भाजपा के खिलाफ। बिहार का रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं रहा, एक सीट आपके जो पूर्व सहयोगी थे उनको मिली, एक जेडीयू को मिली। अगर गठबंधन बना रह जाता तो शायद रिजल्ट बदल सकता था। मलाल इस बात? देखिए, विपक्षी एकता जब हुई है रिजल्ट अच्छा आया, ये एक सूत्र है जिसको सबको फॉलो करना चाहिए। आखिरी सवाल है सर, क्या कांग्रेस के लिए अच्छा मैसेज है, क्योंकि अभी अब कई राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, उत्तराखंड में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, हिमाचल के रिजल्ट क्या एक मैसेज है? निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा ये जो है प्रोत्साहन का रिजल्ट है, इसका असर उत्तराखंड पे भी पड़ेगा। और वहीं हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी की हार पर मंथन किया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि महंगाई एक फैक्टर रहा, बहुत बड़ा मेजर फैक्टर, जिसने उनकी हार कहीं ना कहीं सुनिश्चित की। मैं अपने आप स्वीकार करता हूं क्योंकि मैं बतौर मुख्यमंत्री सारे इस कैंपेन को लीड कर रहा था और मैं इस जिम्मेदारी को लेता हूं, सहज रूप से लेता हूं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी हाईकमान ने हमारे ऊपर सौंपी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करते हुए हमसे जो कमी रही है उसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है। देखो, महंगाई के बारे में मैंने कहा ग्लोबल इशू है, महंगाई का इम्पैक्ट आज की तारीख में है, लेकिन उसके बावजूद में मैं कह रहा हूं कि भी यही मात्र एकमात्र इसको हम कह रहे हैं कि यही एकमात्र मुद्दा है जिसके कारण ये रही है। इसके अलावा जो विधानसभा की सीटें थी उसमें भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। फतेहपुर की सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिली है। हिमाचल के फतेहपुर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि भवानी सिंह पठानिया 5,789 मतों से विजयी घोषित हुई हैं। बीजेपी के बलदेव ठाकुर को 18,660 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार को 12,927 वोट मिले हैं। तो कांग्रेस ने इस सीट पर भी जीत हासिल की है। हिमाचल की 3 विधानसभा सीटें हैं जिसमें कांग्रेस को जीत मिली है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनु शर्मा, एडिटर इंडिया न्यूज राजस्थान, साथ में जुड़ गए हैं। जो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है मनु, ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए तो शायद अलार्मिंग होगा, क्योंकि हिमाचल में देखें, पश्चिम बंगाल में देखें तो लगभग क्लीन स्वीप है बीजेपी के लिए। ये कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्मिंग है। आने वाले चुनाव जो होने वाले हैं विधानसभाओं के, चाहे पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, इन सब के लिए बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा कि जनता के बीच में क्या मुद्दे हैं जिनके कारण से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर नकारा गया, जहां भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी स्थिति में नहीं थी कि जितनी बुरी स्थिति कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों सीटें जो है कांग्रेस ने जीती है। इसका मुख्य कारण है कि कहीं न कहीं जो पार्टी का जो नेतृत्व था वो यहाँ की गुटबाजी को नहीं समझ पाया, जिसके कारण से दोनों सीटें उनको गंवानी पड़ गई। टिकट वितरण के समय से ही बार बार ये कहा जा रहा था कि गौतम मीणा जो स्वर्गवासी हो गए तो उनके पुत्र कन्हैया लाल को टिकट दिया जाए, लेकिन उसका टिकट काट करके केंद्र ने फाइनल किया खेत सिंह मीणा का, जो आज पार्टी के चौथे नंबर पे ले गए यहाँ पर। दूसरी बात कहें वल्लभ नगर की, तो वल्लभ नगर में भी यही स्थिति रही कि पार्टी टक्कर में ही नहीं आ सकी। कांग्रेस के उम्मीदवार जो जीती प्रीति शक्तावत, उसके बाद में जो उसकी टक्कर रही आरएलपी से रही, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हनुमान बेनीवाल है, उनकी पार्टी का उदयलाल डांगी, उन्होंने टक्कर दी। तो ऐसी स्थिति के अंदर साफ तौर पर है कि पार्टी आलाकमान को इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो हालात नहीं मनु, विचार तो करना पड़ेगा, और विचार इस चीज को लेकर भी करना पड़ेगा कि क्योंकि पिछले दिनों हमने ये देखा था कि कितनी उथल पुथल कांग्रेस में रही थी। वहां पर सचिन पायलट की वजह से, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच किस तरह का एपिसोड हुआ था, उसके बावजूद भी अगर इस चीज का फायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं बाई इलेक्शन में, तो फिर आपको विचार करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, इसी बात पर विचार करके ही पार्टी को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 23 के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले, और लगातार पिछले जो उपचुनाव हुए हैं उसके अंदर कांग्रेस की परफॉर्मेंस को सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पार्टी सत्ता में रहते हुए भी उनके खिलाफ में कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर अभी तक खड़ा नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। इसके कारण से उनको इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। साथ ही जो यहाँ पर गुटबाजी चल रही थी कांग्रेस की, उसके अंदर बात करें तो आने वाले समय में जो राजनीतिक दमदारी जो गहलोत दिखाएंगे, उसके अंदर साफ तौर से कह सकते हैं कि इतनी गुटबाजी होने के बावजूद भी दोनों सीटों के ऊपर वो जीत करके आए हैं। तो आलाकमान को भी एक मैसेज देने की बात है सीधे तौर पर कांग्रेस के, कि इस तरह के हालात होने के बावजूद भी पार्टी अभी कांग्रेस की यहाँ पर संगठन जो है पूरा सहयोग कर रहा है, सरकार के कामकाज के ऊपर जनता मोड़ लगा रही है। इसके कारण आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, उसका भी इसके ऊपर असर पड़ेगा। जी नहीं तो बीजेपी कुछ कह रही है इस हार को लेकर? बीजेपी ने इस बारे में अभी तक कोई बाइट, कोई रिएक्शन दिया है कि क्या वजह रही कि उनको ऐसी हार झेलनी पड़ी? जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी जो है दो बड़े नेताओं के बयान, इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, जिसके अंदर सतीश पूनिया ने हार को स्वीकार किया है, जिसमें खास तौर से उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं ये कांग्रेस की जीत, खैर पार्टी का जो बयान हो सकता है उस तरीके से उन्होंने दिया है, लेकिन उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है और इस बात को साफ तौर से स्वीकार किया है कहीं न कहीं ऐसे मुद्दे थे जो जिनके कारण से पार्टी को इस हार का सामना करना पड़ा। जनता के बीच में वो मुद्दे काफी हावी है, जिसके अंदर साफ तौर से महंगाई का उन्होंने सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन महंगाई का मुद्दा जो राजस्थान के अंदर, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे आज रसोई के ऊपर जो असर पड़ रहा है, उसका सीधे तौर पर ठीक है मनु जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा सीट की भी बात कर लेते हैं, जहां आईएनएलडी उम्मीदवार अभय चौटाला की जीत पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, सुन पाते हैं। चुनाव जीत रहे हैं पर नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार गए। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया और दोबारा चुनाव लड़ा, अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटें भी बढ़नी चाहिए थी, उनका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए। मनु, एक चीज है, अब क्योंकि 2022 में 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो अब यहां से बीजेपी को अब ग्राउंड वर्क अपना मजबूत कर देने की जरूरत होगी अगर उनको इन स्टेट्स में अगर जीत हासिल करनी है तो, या अच्छा परफॉर्म करना है तो। बिल्कुल आप सही करें, भारतीय जनता पार्टी को इन सभी मुद्दों को लेकर के मंथन करना पड़ेगा कि हार के कारण क्या रहे हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे हिमाचल हो, इसके अंदर इनको लोगों को सोचना पड़ेगा, पार्टी के नेतृत्व को बैठ करके, कि किन मुद्दों के कारण से आज पार्टी की हार हो रही है, चाहे वो पार्टी की गुटबाजी हो, चाहे जो केंद्र की तरफ से जो सीधे तौर पर एक मैसेज जाता है कहीं महंगाई बढ़ रही है,
रसोई के ऊपर असर पड़ रहा है, आम आदमी इससे त्रस्त है। इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव जो है बड़े राज्यों के हैं, पंजाब में भी होंगे, उत्तर प्रदेश में भी होंगे, उत्तराखंड में भी होंगे। जब इतने बड़े चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले पार्टी के आलाकमान को बैठ करके इसके ऊपर मंथन करना पड़ेगा और उन मुद्दों को कहीं न कहीं जनता के बीच इस तरह का मैसेज जाए कि केंद्र सरकार की ओर से इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी आज राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ी है तो उनके पास में कुछ बोलने के लिए वहां पार्टी के बड़े नेता वहां तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि सीधे तौर पर जनता के बीच जाते हैं तो ऐसे सवाल आते हैं, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो। ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस ने यहाँ पर उठाए केंद्र सरकार के खिलाफ में, उसका जवाब वो लोग नहीं दे पाए। इसके कारण से उनको हार का सामना करना पड़ा। इन सब मुद्दों को लेकर के पार्टी के आलाकमान को चर्चा करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो इन राज्यों के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, आज राजस्थान की बात करें तो सीधे तौर पर वसुंधरा राजे का गुट अलग है। हाल ही में 10 मिनट पहले वसुंधरा राजे के जो सहयोगी माने जाते हैं भवानी सिंह राजावत, उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है कोटा में बैठ करके कि अगर वसुंधरा राजे को अगर पार्टी की कमान नहीं सौंपी गई तो इससे भी ज्यादा दुर्गति होगी। तो जब बयानबाजियां इस तरह की हो रही है आने वाले समय के अंदर, उसके अंदर आलाकमान को सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को बैठा करके किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जा सकता है। जी ठीक है मनु जी, बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जो मैजिक है, मोदी मैजिक है, उसको कहीं ना कहीं एक विश्लेषण की जरूरत आन पड़ी है। ये जो नतीजे हैं ये साफ तौर पर ये बयां कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।